एक बेहद गरीब आदमी, उसके परिवार में 5 बच्चे और उसकी पत्नी। इन पांचों बच्चों की परवरिश के लिए और उस दंपति की परवरिश के लिए एक भैंस ही एकमात्र सहारा था। भैंस का दूध बिकता था, तब जाके परिवार चलता था। लेकिन एक दिन जिंदगी में ऐसा आता है कि उसकी भैंस चोरी हो जाती है। अपनी भैंस को लेकर वो बेइंतहा परेशान हो जाता है। उसने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर अपनी भैंस को तलाश नहीं किया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद भैंस मिल जाती है और वो भैंस ले जाकर एक पंचायत में खड़ी कर देता है। कहता है पंचों से कि देखो, मेरी भैंस तो ये रही और इसको चुराने वाला एक ये व्यक्ति है जिसका नाम जगत राय है। जगत राय का भरी भरी पंचायत में नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि मुझे अपनी भैंस को तलाश करने में लगभग 1500 रुपये खर्च हो गए हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे 1500 रुपये दिलवा दीजिए, जिससे कि मैं जो टूट चुका हूँ, जिससे कि मुझे नुकसान हुआ है, मैं अपने नुकसान की भरपाई कर सकूँ। पंचायत को ये बात बहुत अच्छी लगी। पंचायत ने इसी फैसले को मुकर्रर रखा और जो चोर होता है उस चोर पर 1500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद भी चोर उन 1500 रुपये को अदा नहीं कर रहा था। इसलिए वो गरीब मजदूर व्यक्ति सीधा पहुंच जाता है थाने और थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा देता है कि फला दबंग व्यक्ति ने मेरी भैंस को चोरी कर लिया था, उसके परिवार ने चोरी कर लिया था, इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। बस ये एफआईआर दर्ज कराना था कि अब इस परिवार पे ऐसी आफत आ जाती है कि इस आफत की गूंज न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में गूंज जाती है। जिसने भी इस घटना को सुना था, उस घटना को सुनने के बाद हर किसी के अंदर सिरहंसी पैदा हो जाती है। जो बिहार प्रदेश के बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या फिर रामविलास पासवान, मौके पर खुद जाते हैं और उस परिवार से मिलकर उसकी समस्या को सुनते हैं। लेकिन परिवार का फिर एक भी सदस्य बचता ही नहीं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली और इसी जिले का एक थाना लगता है राघोपुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2006 की सुबह की ये बात है। राघोपुर थाने की एक चौकी लगती है रुस्तमपुर और उसी का एक जो प्रभारी था जिसका नाम अंजनी कुमार होता है, सुबह सुबह उसके पास एक सूचना आती है कि पड़ोसी गांव यानी कि रामपुर श्यामचंद में आग लग गई है और एक परिवार जल गया है। जैसे ही ये सूचना उस अंजनी कुमार यानी कि सब इंस्पेक्टर को मिलती है, सब इंस्पेक्टर जैसे बड़े आराम से इत्मीनान से सुबह सुबह दिन निकलता है, वहां पहुंच जाता है और जाकर जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी आंखें फली की फली यानी कि फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल एक घर है, घर में 2 दरवाजे हैं, आंगन है और वो घर पूरी तरह से जल चुका था। शायद ही कोई ऐसा सामान होगा जो उस घर का जला नहीं था। जैसे वो कमरे में झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था तो 1-2 नहीं बल्कि 6 लाशें थीं जो कंकाल का रूप ले चुकी थीं। इस परिवार के कुछ सदस्य थे जिनका रो रो कर बुरा हाल था और देखने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी रामपुर श्यामचंद ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव थे वहां से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। एक तरफ देखता है कि भैंस जली हुई है जो कि मर चुकी है, साथ ही एक बछड़ा है जो कि जलकर वो भी मर चुका था। अब इस घर के मुखिया के बारे में पूछा जाता है, जिसके मुखिया का नाम होता है विजेंद्र महतो। विजेंद्र महतो भी आग में जल चुका था जो कि बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। जैसे ही उच्च अधिकारियों को ये सूचना मिलती है, अब चाहे वो एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, जिसको ये खबर लग रही थी वो सब मौके पर पहुंच रहे थे। अब यहाँ से न केवल अधिकारी लोग पहुंच रहे थे बल्कि लालू प्रसाद यादव भी, नीतीश कुमार भी, साथ ही रामविलास पासवान भी, ये भी इस परिवार के बीच में आ जाते हैं। बीच में आने की वजह भी थी क्योंकि जो ये व्यक्ति होता है विजेंद्र महतो, ये लगभग 30 से 40% तक जल चुका था। इसकी हालत खराब थी। जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है राघोपुर, वहां पर इसको एडमिट कराया गया और इसकी हालत गंभीर होने की वजह से इसे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पर इसका उपचार शुरू हो जाता है। आखिरकार सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं, उसके बाद ये एफआईआर भी दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद जो यहाँ से कहानी सामने आती है वो कहानी वाकई अपना आप में बड़ी भयानक होती है। वो बताता है कि अक्टूबर 2005 का ये वाकया है। उसके घर में एक भैंस होती है, जिस भैंस की बदौलत उसके परिवार का भरण पोषण होता था, जिस भैंस की बदौलत 5 बच्चों का जीवन चल रहा था, जिस भैंस की बदौलत उस पत्नी का भी जीवन चल रहा था। वो भैंस अक्टूबर के महीने में चोरी कर ली जाती है। जैसे ही वो भैंस चोरी होती है, वो अपनी भैंस को तलाशने के लिए लगातार दर दर की ठोकर खा रहा था, इधर से उधर जा रहा था, लोगों से मिल रहा था। अब पुलिस हो जहां जहां वो जा सकता था वहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत एक दिन रंग ले आती है। आखिरकार उसकी भैंस उसको मिल जाती है। भैंस एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जगत राम होता है। जगत राम ने उसकी भैंस को चोरी कर लिया था
और जैसे ये पता चलता है कि जगत राम के पास उसकी भैंस है, वो एक पंचायत आयोजित कराता है और उसकी अपनी भैंस को कहता है कि मेरी भैंस जगत राम के पास है। पंचायत फैसला सुनाती है और वो भैंस को पंचों के बीच में लाया जाता है। और जैसे भैंस आती है वो कहता है कि मुझे मेरी भैंस को ढूंढने में लगभग 1500 रुपये खर्च हो चुके हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो 1500 रुपये दे दिए जाएं तो बेहतर होगा। पंचायत कहती है कि ठीक है, इसका 1500 रुपये का नुकसान हुआ है, इसलिए 1500 रुपये की इसकी भरपाई कर दी जाए, अब फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि फला तारीख तक ये पैसे दे दिए जाएं, और पैसे नहीं दिए जाएंगे तो फिर पंचायत दोबारा होगी और फिर कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसा कहा गया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1500 रुपये से मिलते नहीं है। वो परेशान होकर सीधा थाने जाता है और थाने जाकर ये जगत राम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा देता है। उसके परिवार को के खिलाफ भी एफआईआर कराता है। और एफआईआर जैसे ही होती है, जगत राम दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था और विजेंद्र महतो जो होता है वो गरीब आदमी था, जिसका कोई सहारा नहीं था, सहारा था मजदूरी या फिर वो भैंस थी। अब लगातार इस पर दबाव बनाया जाने लगता है। 15 दिसंबर 2005 से लगातार 15 दिन तक इस पर दबाव बनाया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उस केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। जगत राम आए दिन उसको आता था, धमकी देता था, लेकिन विजेंद्र महतो ने कहा कि मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, यदि तुम भरपाई नहीं करोगे तो मैं फिर ऐसे ही इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा और केस लड़ूंगा और तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। वो विजेंद्र महतो मानने को तैयार नहीं था। और एक दिन ऐसा आता है कि 31 दिसंबर 2005 की रात लगभग 1 बजे के आसपास इसके बच्चे जो होते हैं, बीबी यानी कि बोबी देवी, उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है, नीलम कुमारी, 10 साल की दूसरी बेटी होती है जिसका नाम पूनम कुमारी होता है, 8 साल का एक बेटा होता है सूरज कुमार, 6 साल का एक और बेटा होता है जिसका नाम अनिल कुमार होता है, और तीसरा बेटा राजेश कुमार जिसकी 3 साल की उम्र होती है। 5 बच्चे थे जो अपनी माँ के साथ कमरे में सोए हुए थे। और इसी बीच में ये लगभग रात के 1 बजे के आसपास 10 या 12 कुछ अज्ञात लोग घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद ये इसी आहट से, पैरों की जो आहट होती है, विजेंद्र महतो को कुछ एहसास हो जाता है। वो चारपाई पे सो रहा था। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता, तुरंत ही उसको जो व्यक्ति आए हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो चीखने की जैसे ही कोशिश की तो उसके मुंह में कुछ टाट जैसा कपड़ा था, उसको ठूंस देते हैं, उसके हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर कैरोसिन छिड़क देते हैं। वो विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से चारों हाथ पैर उसके बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे। वो हिलने की स्थिति में नहीं था, चीखने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मुंह में कुछ कपड़ा ठूंसा हुआ था। और उन लोगों ने घर के चारों तरफ जो था वो मिट्टी का तेल फैला दिया, और मिट्टी का तेल फैलाने के बाद इसी बीच में उसके शरीर में आग लगा देते हैं। अब जो उसकी पत्नी और 5 बच्चों के साथ सोई हुई थी, वो दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता है ताकि वो निकल ना पाए। कच्चा मकान होता है, मिट्टी का मकान, ऊपर भी कच्चा होता है। और इसी बीच में उसके यानी कि विजेंद्र महतो के शरीर में आग लगा दी जाती है और साथ ही पूरे घर में आग लगा दी जाती है। वो तड़पता रहता है, बचने की अपील करता है, लेकिन बचने की अपील करता भी तो कैसे करता, उसको पूरी तरह से उसका जो शरीर था धूं धूं करके जलने लगता है और आग घर में फैल जाती है। बच्चे और बीवी सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर उसके जो पति है वो बुरी तरह से झुलस रहा है, जल रहा है। इसी बीच में जो उसकी पत्नी होती है, आग की जो लपटें थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ तक पहुँचने की। गांव के लोग जाग जाते हैं, परिवार के लोग भी जाग जाते हैं। जिन्होंने जलाने की कोशिश की थी, जो जला रहे थे, वो वहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। अब इसी बीच में जो परिवार के लोगों ने विजेंद्र महतो को तो किसी तरकीब से बचा लिया, लेकिन घर में 2 कमरे थे और जो कच्चा मकान था वो जब जलने लगता है तो जलने के बाद जितना भी सामान था घर के अंदर, कपड़े हों या फिर खाने पीने का सामान हो या फिर चारे की व्यवस्था हो, जो भी था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल रहा था। घर के अंदर 5 के 5 बच्चे और उसकी जो पत्नी होती है वो जलकर वहीं, क्योंकि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, उनकी आंख तो खुली होगी लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खोल नहीं पाते हैं और आग जलती रहती है। गांव वालों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले तब तक आग बुझाने की कोशिश करते तब आग और भी बेकार रूप ले चुकी थी और उसके जो बच्चे, उसकी बीवी जलकर वहां राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। और जो विजेंद्र महतो होता है उसको बचा तो लिया जाता है, लेकिन वो लगभग 30 से 40% तक वो झुलस जाता है। उसको नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद फिर पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, और जहाँ पर पुलिस उसके बयान लेती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ही ली थी और एफआईआर के माध्यम से पता चलता है कि जगत राम और उसके साथियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में फिर चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में मामला चलता है। एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था, उधर जो विजेंद्र महतो होता है उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। उसके जो आखिरी के दिन थे वो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं।
वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था और उसके चीखने की आवाज़ गाँव के हर एक सदस्य तक पहुँचती थी। बस वो एक ही बात कहता था कि मेरा कसूर क्या था? मेरी एक भैंस ही तो थी, जिसके सहारे से मैं अपने परिवार को चला रहा था, लेकिन मेरी भैंस को वो चोरी करके ले गए। मैंने बस 1500 रुपए ही तो माँगे थे। काश पंचायत ने मेरे 1500 रुपए दिलवा दिए होते तो मैं काहे को एफआईआर दर्ज कराता। वो रो-रो के ये अपनी बातें बताता था और क्योंकि उसके जो शरीर में जलन होती थी, उसकी वजह से 1 सेकंड के लिए भी उसको रुक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। परिवार के लोग भी उसके साथ-साथ रोते थे, बिलखते थे। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद आखिरकार ये मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में जब मामला पहुंचता है तो 30 अक्टूबर 2009 को इसमें जो ट्रायल कोर्ट जो होता है, इसमें 3 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुनाता है। जगत राय, बच्चा बाबू राय, दीपक राय उर्फ विपत राय। जब इनको निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो इस फांसी की सजा की गूंज पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि 7 लोग जो एक ही परिवार के जलाकर मार दिए गए थे, आज उनके परिवार को कुछ इंसाफ मिला है, राहत मिली है। वक्त आगे बढ़ता है। इन लोगों ने फिर उच्च अदालत में जाकर अपील की कि उन्होंने बताया कि हमें झूठे केस में फंसाया गया, हमारा कोई रोल नहीं था, हमें जबरदस्ती जिस तरह से विपक्ष के वकील, जिस तरह के विपक्ष के लोग अपने बचाव के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं, वैसे प्रयास कर रहे थे। लेकिन उच्च अदालत ने यानी कि हाई कोर्ट ने इस मामले की को कहा कि जैसा ये है, यानी कि जो निचली अदालत ने मामला दिया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन उनको तसल्ली नहीं थी, इसलिए उन्होंने जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से 19 सितंबर 2013 को इस मामले में फैसला आता है। जगत राय और उसका जो साथी होता है दीपक राय उर्फ विपत राय जो होता है, उसको फांसी की सजा ही सुनाई जाती है। लेकिन जो तीसरा साथी होता है, इसका बच्चा बापू राय, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण हैं, जब तक ये जीवित है, तब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा। साथ ही जगत राय और दीपक राय जो होता है, उसको ये कहा जाता है कि तब तक इन दोनों को फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए, क्योंकि ये जो केस है वो रेयर ऑफ द रेयर केस में इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि ऐसा केस किसी ने सुना नहीं था जिस तरह से उन्होंने इस पूरे परिवार को जलाकर उसको मार डाला था, मौत के घाट उतारा था। इसके बाद ये मामला अपील की जाती है राष्ट्रपति के दरबार में। राष्ट्रपति थे उस दौर में रामनाथ कोविंद ने इस मामले को सुना और इस अपील को खारिज कर दिया। अभी भी ये मामला विचाराधीन है। क्या वाकई जगत राय और उसके जो साथी होता है उसको फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से इस परिवार यानी कि विजेंद्र महतो के परिवार को सजा दी गई थी, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था, ये मामला वाकई जब भी लोग सुनते हैं उस इलाके में, जब इस खबर के बारे में चर्चा होती है, तब लोग सिहर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना